उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का अध्याय 4 मुगल साम्राज्य का पूरा क्वेश्चन आंसर्स। इस अध्याय में सबसे पहला प्रश्न है सही जोड़े बनाएं। यहाँ पर मिलान करने के लिए कहा गया है जिसे हमने सामने सामने लिखा हुआ है। सबसे पहला है मनसब जिसको हम लोग पद से मिलाएंगे। अगला है मंगोल जिसको उज्बेक, सिसोदिया राजपूत जिसको मेवाड़, राठौर राजपूत जिसको मारवाड़, नूरजहां जिसको जहांगीर से मिलाएंगे, सूबेदार जिसको गवर्नर से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरे। डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। यानी अकबर के सौतेले भाई जो कि मिर्जा हाकिम था उसके राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो उसके राज्य की राजधानी काबुल थी। अगला प्रश्न है दक्कन की 5 सल्तनत बरार, खानदेश, अहमदनगर। यानी दक्कन के 5 सल्तनत थे। यहाँ पे 3 के नाम दिए गए हैं जो कि बरार, खानदेश, अहमदनगर। तो चौथा और 5वां का नाम हमें बताना है। तो चौथा है बीजापुर और 5वां है गोलकुंडा। आप लोग दक्कन की 5 सल्तनत के बारे में याद कर ले, बरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला प्रश्न है यदि जाट एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता था। यानी मनसबदार मतलब होता है उसका पद और वेतन, तो सवार मतलब क्या होता है? तो सवार का मतलब होता है सैन्य उत्तरदायित्व। अगला है अकबर के दोस्त और सलाहकार अब्बुल फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद की जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों के से बने समाज पर राज्य कर सका। तो अकबर के दोस्त और सलाहकार अब्बुल फजल ने उसकी सुलह कुल के विचार को गढ़ने में मदद की थी। अगला प्रश्न है मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? तो मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत दिल्ली और आगरा थे। अगला है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मनसबदारों को जागीरों से राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, उन पर शासन करने का अधिकार नहीं था। मनसबदारों को अपना वेतन इसी राजस्व के रूप में मिलता था। क्वेश्चन है कि मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो मनसबदार और जागीर में यही संबंध था कि मनसबदार जो थे वे जागीर से राजस्व एकत्रित करते थे लेकिन उन पर शासन नहीं करते थे, और मनसबदार को वेतन जो जागीर राजस्व देते थे उसी राजस्व से मनसबदार को वेतन दिया जाता था। अगला प्रश्न है मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों से मिलने वाला, यानी मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो मुगलों की जो आमदनी का प्रमुख साधन था वो किसानों से मिलने वाला राजस्व था। राजस्व यानी होता है भूकर, यानी कि किसान जो अपने भूमि के लिए जो कर चुकाते हैं उसे हम लोग राजस्व कहते हैं। तो किसान ये राजस्व जमींदारों के देते थे जिसे जमींदार सरकारी खजाने में जमा कर देते थे। तो मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो भूमिका क्या थी? आय के रूप में थी। यानी मुगल का आमदनी का मुख्य स्रोत जो था वो किसानों से मिलने वाला राजस्व ही था। किसान ये राजस्व जमींदारों को देते थे और जिसे जमींदार जो है वो सरकारी खजाने में जमा करते थे, जिससे मुगलों की आमदनी होती थी। अगला है शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों से होने वाली चर्चाएं निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण थी। सबसे पहला कारण है अकबर को धार्मिक वाद विवाद से ये ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो धार्मिक वाद विवाद होते थे उससे क्या क्या लाभ हुआ, क्या पता चला अकबर को? तो अकबर को धार्मिक विवाद से ही यह ज्ञात हुआ था कि धार्मिक कट्टरता यानी धर्म के आधार पर भेदभाव, कट्टरपंथी अपनाना प्रजा के उत्तरदायी होती है। अगला है चर्चाओं ने उन्हें एक नई सोच प्रदान की जिसमें सिर्फ न्याय, शांति और सच्चाई की बात पर बल था, और इन्हीं चर्चाओं से न्याय, शांति और सच्चाई का बात आया। इस पर तीसरा है इन चर्चाओं का अनुभव अकबर को सुलह कुल अथवा शांति के विचार की तरफ ले गया। यानी इन चर्चाओं से ही अकबर को सुलह कुल यानी कि शांति का विचार आया। अगला प्रश्न है मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर बल क्यों दिया? यानी कि मुगल जो थे वे 2 महान शासक वंशों के वंशज थे।
सबसे पहला है माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज, और दूसरा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। लेकिन मुगल जो थे वे मंगोल पे बल नहीं देते थे जितना तैमूर के वंशज होने पर बल देते थे। ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था, मुगल जो थे वे मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे नरसंहार से संबंधित थे। यानी कि मंगोलों ने काफी नरसंहार के लिए उत्तरदायी थे, इसलिए वे खुद को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। तो वही तैमूर कहलाने पर गर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यानी कि जो तैमूर थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था, इसीलिए वे अपने आप को तैमूर कहलाना गर्व की बात समझते थे। अगला प्रश्न है, भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी थी? यानी भू राजस्व यानी कि भूमि द्वारा जो कर मिलता था उसके द्वारा जो प्राप्त होने वाली आय थी वो मुगल साम्राज्य के लिए कहाँ तक जरूरी थी? तो भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए जरूरी थी, क्योंकि पहला, यह राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, जो कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी जाना था कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था वो राजस्व ही था। दूसरा है, सभी प्रशासनिक कार्य इस आय से ही होते थे। यानी जितने भी प्रशासनिक कार्य थे जैसे सैनिकों का वेतन देना आदि कार्य, ये सभी इसी आय से ही होते थे। अगला प्रश्न है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? यानी कि मुगल जो थे वे केवल तुरानी या ईरानी को ही नहीं बल्कि हर पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति करते थे। ऐसा क्यों था? ऐसा करना क्यों महत्वपूर्ण था? तो मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे मुगलों को भारत में अपने शासन का विस्तार करने में मदद मिलता था। अगला है, मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती है? मुगल साम्राज्य के समाज की ही तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों से बना हुआ है, लेकिन यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चुनौती नहीं है, क्योंकि यहाँ विविध धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो कि एकता का प्रतीक है। यानी मुगल साम्राज्य के समय भारत जो है बहुत सारे इकाइयों में बटा हुआ था, जो कि आज भी वैसा ही है। लेकिन क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण यानी हमारी एकता के लिए एक चुनौती है? तो यहाँ पर कहा गया है कि मुगल साम्राज्य के समाज की तरह वर्तमान भारत भले ही बहुत सारी इकाइयों में बना हुआ है, लेकिन यह एक चुनौती नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जो कि एकता की प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि आज भी इतने ही महत्वपूर्ण है? क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? यहाँ पे दो क्वेश्चन है, सबसे पहले का आंसर समझते हैं। तो मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। मैं सोचती हूँ कि वे आज भी महत्वपूर्ण है, पर उतने नहीं, क्योंकि आजकल अन्य क्षेत्रों जैसे उद्योग, संचार, यातायात, व्यापार आदि का योगदान बढ़ता जा रहा है। यानी कि मुगल साम्राज्य के समय अर्थव्यवस्था के लिए कृषक एकदम अनिवार्य ही थे, लेकिन क्या आज भी वे उतने ही महत्वपूर्ण है? तो आज भी कृषक महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल कृषि के साथ साथ उद्योग, संचार, यातायात, व्यापार आदि का भी योगदान राष्ट्रीय आय में बढ़ता हुआ जा रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वे उतने अनिवार्य नहीं समझे जाते। अगला प्रश्न है, क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है? तो इसका आंसर समझते हैं। आज भारत में अमीर और गरीब के बीच का आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है, परंतु हमारी सरकार गरीबों के हितों में कई योजनाएं चला रही है, जिससे यह फासला कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुगल समय में अमीर और गरीब का फासला बहुत अधिक था, लेकिन क्या आज भी भारत में अमीर गरीब का फासला मुगलों की अपेक्षा बढ़ गया है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत में अमीर गरीब का फासला पहले के मुकाबले तो बढ़ा है, लेकिन हमारी सरकार जो है वो गरीबों के हितों में कई योजनाएं चला रही है, जिससे यह फासला धीरे धीरे कम भी हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।